Hey guys, this is Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel. हमारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें हम क्लास 11th के चैप्टर 9th के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी स्किल सक्सेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा The acid used for preliminary separation of biomolecules in a living tissue is कि एक लिविंग टिश्यू के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए कौन सा एसिड काम में लिया जाता है। ऑप्शंस आर ट्राइक्लोरोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उनको पिस्टल मोर्टार के अंदर लेकर के उन्हें उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में उसे क्या किया जाता है, आराम से इजीली क्रश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसको क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर एसिड सॉल्युबल जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो मिल जाएंगे, और जो ऊपर बच जाता है रिटेंडेंट उसके अंदर एसिड में जो सॉल्युबल नहीं होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली कौन से एसिड के साथ में उनको क्रश किया जाता है, उस एसिड का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वेट परसेंटेज द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी आर। अगर हम फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वेट होता है किसका, ऑक्सीजन का, विच इज़ ऑलमोस्ट 61.4%। इसके बाद में वेट के हिसाब से सेकेंड पोर्शन नंबर पे कौन आता है, कार्बन, और थर्ड नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन, जो होता है आपके लगभग 10%, और फोर्थ नंबर पे कौन सी आती है, नाइट्रोजन, जो लगभग कितना होता है 2.6% होता है टोटल बॉडी वेट का। तो ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ये है हमारा करेक्ट ऑर्डर फर्स्ट 3 का। तो ये ऑर्डर हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स आर एरोमेटिक एक्सेप्ट। ठीक है, इनमें से कौन कौन से एरोमेटिक हैं। तो अगर हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड के अंदर 3 नाम हमें ध्यान रखने हैं, टायरोसिन, फेनिल एलेनिन और ट्रिप्टोफेन। ठीक है, टायरोसिन, फेनिल एलेनिन और ट्रिप्टोफेन ये तीनों के तीनों कैसे हैं, एरोमेटिक हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बेंजीन की रिंग, और इनके अलावा जो भी नाम हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वैलीन। ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, वैलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। हमने लास्ट क्वेश्चन में ही बात की थी कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और फेनिल एलेनिन ये तीनों कैसे होते हैं आपके एरोमेटिक। तो जो थ्रियोनिन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थ्रियोनिन, विच इज नॉन एरोमेटिक, जो कैसा रह जाता है, नॉन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड एंड कंटेन्स सल्फर। इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड्स। इंडिस्पेंसेबल या असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिन्हें ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जिन अमाइनो एसिड्स को बाहर से फूड के साथ में लेना ज़रूरी होता है। दीज आर असेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी, जिन्हें बाहर से खाना पड़ता है। ठीक है, प्लस कंटेन सल्फर। तो अगर हम बात करते हैं सल्फर अमाइनो एसिड्स की, सल्फर टोटल जो 20 अमाइनो एसिड्स है उनमें से 2 ही अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, जिसमें एक है सिस्टीन और दूसरे कौन से होते हैं, मैथ्योनिन। ठीक है, सल्फर वाले अमाइनो एसिड्स 2 ही हैं, सिस्टीन एंड मैथ्योनिन। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिस्पेंसिबल या एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, तो टोटल 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, इंडिस्पेंसिबल, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथ्योनिन, फेनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन एंड वेनिल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है जो इंडिस्पेंसिबल भी हो और जो कैसा भी हो, सल्फर भी जिसमें प्रेजेंट हो, तो वो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैथ्योनिन। ठीक है, क्योंकि मैथ्योनिन असेंशियल अमीनो एसिड भी है और मैथ्योनिन में क्या भी प्रेजेंट होता है, सल्फर भी क्या होता है प्रेजेंट। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज मॉलिक्यूल्स विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज नोन एज। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें चार्ज तो प्रेजेंट है बट वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। अमाइनो एसिड, ज्विटर आयन, अमाइड और पेप्टाइड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अमाइनो एसिड्स की ही एक फॉर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। एंड लेट मी मेक द स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड जो होता है वो मीथेन का ही फॉर्म होता है कि एक साइड पे आर ग्रुप जुड़ा होता है, एक साइड पे एच हाइड्रोजन, एक तरफ एसिड और दूसरी तरफ क्या जुड़ा होता है, अमीन। जब एसिड से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और अमीन में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और एक नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, जो डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। इस फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन। ठीक है, यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट होता है लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या होता है इसका, ज़ीरो। तो ओवरऑल चार्ज क्या कंडीशन होती है, न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। एंड ये फॉर्म क्या कहलाती है, ज्विटर आयन फॉर्म। ठीक है, जिसमें चार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बट इलेक्ट्रिकली दीज आर न्यूट्रल। ठीक है, अमाइनो एसिड की ही फॉर्म होती है ये। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोलिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिकॉज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फॉस्फोलिपिड्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कंटेन ग्लिसरॉल। सही है। फॉस्फोलिपिड्स के हेड पार्ट के अंदर, फॉस्फोलिपिड में हेड पार्ट होता है, ठीक है, जो कि पोलर होता है। हेड पार्ट के अंदर ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो नॉन पोलर पार्ट्स होते हैं, उसकी जो टेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन्स की बनी होती है। लेकिन ग्लिसरॉल के प्रेजेंट होने के कारण ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कैन फॉर्म, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, दिस कैन फॉर्म बाइलेयर इन वाटर। ये काफ़ी सही ऑप्शन लग रहा है क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो है इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये डबल लेयर बना सकते हैं, बाइलेयर बना सकते हैं जब इनको वाटर में छोड़ा जाता है। और वाटर में छोड़ने का क्या मतलब है कि जो सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी कैसा होता है, वाटरी। साइटोप्लाज्म का 75% पोर्शन क्या होता है, वाटर। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में भी क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक फिक्स टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर सकती है, बाइलेयर बना सकती हैं। और ये बाइलेयर बनाने की टेंडेंसी क्यों होती है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उनके अंदर हेड पार्ट और टेल पार्ट। हेड पार्ट जो होता है वो पोलर होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। और टेल पार्ट जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और कैसे होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसी नेचर के कारण जो सेल मेम्ब्रेन या फिर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उसकी मेम्ब्रेन डबल लेयर के अंदर क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है, ठीक है। डबल लेयर, बाइलेयर बना लेती है इसी नेचर के कारण। तो कैन बी करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट दे देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंबाइंड कोवेलेंटली विथ प्रोटीन। ये सही है लेकिन इट्स नॉट, इसके कारण इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। लास्ट ऑप्शन इज कंटेन पोलर एंड नॉन पोलर पोर्शंस। ये भी सही है। यहाँ पे हमें मोर करेक्ट ऑप्शन देखना होगा क्योंकि ये बाइलेयर्स भी बनाते हैं। बाइलेयर बनाने का कारण क्या होता है, क्योंकि इनके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों तरीके के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, हेड पार्ट के अंदर और टेल पार्ट के अंदर, ठीक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होने के कारण ही ये क्या बना पाती है, बाइलेयर बना पाती है। तो मोर करेक्ट ऑप्शन, रीज़न क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द ऑड पेयर इन द फॉलोइंग, ठीक है। अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड से मिलकर के क्या होने होते हैं, प्रोटीन। अमाइनो एसिड मोनोमर यूनिट है, प्रोटीन इसकी क्या होगी, पॉलीमराइजेशन के बाद में। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनते हैं, डीएनए। ग्लिसरॉल से फैटी एसिड नहीं बनते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। मोनोसेकेराइड्स के पॉलीमराइजेशन से क्या बनते हैं, सेल्यूलोज। तो जो पहला पार्ट है वो मोनोमर है और जो नेक्स्ट लिखा हुआ है राइट साइड में वो क्या है, आपके पॉलीमर है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, ऑड पेयर आउट, बेजोड़ मेल है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फर्टिलिटी स्टीरॉइड्स। एंटी फर्टिलिटी स्टीरॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे स्टीरॉइड्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रमोट करने वाले हार्मोन्स के एक्शन को क्या कर देते हैं, अपोज करते हैं, उनके एक्शंस को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं।
और फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ऑप्शंस आर एस्ट्राडायोल, डायोस्जेनिन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड स्टिलबेस्ट्रॉल। तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन एंटी फर्टिलिटी स्टेरॉइड है वो कौन सा होता है, डायोस्जेनिन। डायोस्जेनिन एक तरीके का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी है, ये प्रेगनेंसी को होने से क्या कर देता है, रोक देता है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल लिपिड्स आर रेडिली सॉल्यूबल इन। लिपिड्स जो होते हैं वो किसके अंदर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, ऑयल, वाटर, मरकरी। लिपिड इन तीनों में से किसी में भी सॉल्यूबल नहीं होते हैं, ना तो ऑयल के अंदर, ना वाटर में, ना मरकरी में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वैसे लिपिड्स को देखा जाए तो ये ईथर और क्लोरोफॉर्म जैसे नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म, इनके अंदर नेचुरल लिपिड्स क्या हो सकते हैं, सॉल्यूबल। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है इन तीनों में ही क्या रहेंगे, ये इनसॉल्यूबल। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय, कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किसका बना होता है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किसका बनाता है, नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर प्लस क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। और जिसमें से शुगर और नाइट्रोजन बेस जो है ये मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स। और क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। लेकिन एन फॉर्मेशन और यहाँ पे देखिए बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पर बेस, शुगर एंड फॉस्फेट पॉली में है और यहाँ पर बेस, शुगर एंड फॉस्फेट सिर्फ किसमें, इसमें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोजिट ऑफ। अगर ये कहा जाता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में क्या चीज़ होती है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना था। लेकिन इसने ये पूछा है कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर और एक क्या होगी, फॉस्फेट। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ, ठीक है, प्यूरिन, पिरिमिडिन एंड फॉस्फेट, प्यूरिन, शुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, पिरिमिडिन, शुगर एंड फॉस्फेट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट। इसमें से अगर हम नाइट्रोजन बेसिस की बात करते हैं तो नाइट्रोजन बेसिस दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है प्यूरिन्स या ये क्या हो सकता है, पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो होता है ग्वानिन एंड एडेनिन, और पिरिमिडिन में जो नाइट्रोजन बेसिस आते हैं वो होता है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, जिसमें डीएनए और आरएनए के अंदर ये दोनों क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, कि थाइमिन की जगह पर आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल जो हैं वो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट। और अगर पर्टिकुलरली नाम पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होता है, सेल्यूलोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन सा बायोमोलिक्यूल सबसे ज़्यादा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, दैट इज सेल्यूलोज। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। स्टार्च किससे बनता है, ठीक है, बैक्टीरियाज, एल्गीज एंड ग्रीन प्लांट्स, फंजाई। तो जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए फंजाई है, एंड फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंजाई। तो कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जो कि ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें हो जाता है कुछ बैक्टीरियाज, ग्रीन एल्गीज एंड ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉन्गली मैच्ड पेयर को फाइंड आउट करना है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर राइबोस। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि सभी में कॉमन है, जैसे कि रेस्पिरेशन है वो सभी सेल्स करती हैं, तो रेस्पिरेशन में काम में आने वाले जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं, इंटरमीडिएट केमिकल बन रहे हैं या इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। फोटोसिंथेसिस सभी प्लांट सेल्स करती हैं,
तो फोटोसिंथेसिस में जितने भी केमिकल्स बन रहे हैं, जितने भी हम देखते हैं जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड या जो भी एसिड्स बन रहे हैं, ठीक है, सूडोहैप्टेरोज वगैरह, वो क्या होंगी? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो स्पेसिफिक होती है, जैसे ओपियम के अंदर मॉर्फिन कोडीन मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से कुनैन जो होता है उसके अंदर सिंकोना प्लांट जो होता है उसके अंदर कुनैन मिलता है। तो ये जो स्पेसिफिक हो गया, एक पर्टिकुलर जीनस तक ही लिमिटेड केमिकल है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी का एग्जांपल है राइबोज शुगर, यस सभी में मिलता है, प्लांट में, सभी प्लांट्स में राइबोज शुगर है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंथोसाइनिन, जनरली कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है, कलर प्रोड्यूस करवाता है। काइटिन जो है इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड, सही है। काइटिन एक तरीके का क्या है? पॉलीसैकेराइड है, इंसेक्ट्स के आउटर स्केलेटन के अंदर और फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज सेल्यूलोज इज अ हेट्रोपॉलीमर। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो हेट्रोपॉलीमर नहीं होता है, होमोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर्स वो जिनके मोनोमर एक ही होते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज जो है वो किससे बना होता है? इसके मोनोमर यूनिट होती है बीटा ग्लूकोज, ठीक है। और हेट्रोपॉलीमर वो जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट से बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गलत है क्योंकि सेल्यूलोज हेट्रोपॉलीमर नहीं होकर के क्या होता है? सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर सब्सटीट्यूएंट मीथेन्स, यस ये मीथेन के सब्सटीट्यूएंट है क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अमाइनो एसिड में एक तरफ COH ग्रुप एक हाइड्रोजन से सब्सटीट्यूटेड, एक हाइड्रोजन की जगह पे R आ जाता है और एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है? NH2 ग्रुप। तो ये मीथेन के क्या होते हैं? सब्सटीट्यूट, ये सही है। ग्लिसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये भी सही है क्योंकि ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CH2OH, ठीक है। फिर एक और CH ग्रुप जिसके ऊपर क्या जुड़ा होता है? OH ग्रुप, और एक और क्या होता है? CH2 ग्रुप जिसके ऊपर क्या जुड़ा होता है? OH ग्रुप। यानी कि 3 CH प्रोपेन और तीनों के ऊपर एक एक क्या होता है? OH, जिसे क्या कहा जाता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। लाइसिन इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, नो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि लाइसिन, आर्जिनिन ये न्यूट्रल नहीं होते हैं। लाइसिन जो है वो कैसा अमाइनो एसिड है? एक तरीके का एल्कलाइन या बेसिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ये भी सही है, लेसिथिन एक तरीके का क्या है? फॉस्फोलिपिड है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है, या ये बोले कि जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन इज सिमिलर टू द वन फाउंड बिटवीन, ठीक है। अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स में क्या रिलेशन होता है कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से मोनोमर यूनिट हो गई और इनके पॉलीमराइजेशन से क्या इनके आपस में जुड़ करके लॉन्ग चेन बनाने से क्या बनता है? प्रोटीन, ठीक है। तो सेम रिलेशन किस में होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर हैं, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हेक्सोज शुगर है दोनों ही। तो इनमें अमाइनो एसिड और प्रोटीन जैसे रिलेशन नहीं होता। थायमीन एंड यूरेसिल दोनों ही क्या हैं? पिरिमिडीन्स हैं, दोनों ही क्या है? नाइट्रोजन बेसिस हैं। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं लेकिन न्यूक्लियोसाइड के पॉलीमराइजेशन से न्यूक्लिक एसिड नहीं बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से। न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इनके पॉलीमराइजेशन से क्या बनते जाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, सही है। फॉस्फोलिपिड्स क्या बनाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, ये भी सही है। एंजाइम इज लाइपोपॉलीसैकेराइड, ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया क्योंकि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स जो है एंजाइम नहीं है। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स क्या है? एक तरीके के
कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर क्या होते हैं देखने को मिलते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। लेकिन ये गलत ऑप्शन है, ये एंजाइम नहीं है, दीज आर बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स। एटीपीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये भी सही है। न्यूक्लियोटाइड होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक एडेनिन प्लस नाइट्रोजन बेस, एक एडेनिन नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इसके अंदर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर जुड़ जाता है तो क्या बनता है, एटीपी। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये भी सही है। इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम्स आर नॉट लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिगार्डिंग काइटिन, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉलीसैकेराइड, ये सही है, ठीक है। इट इज़ अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि काइटिन भी सेलुलोज की तरह क्या होता है, होमोपॉलीसैकेराइड होता है। जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे बने होते हैं ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज की यूनिट मोनोमर यूनिट इनकी ग्लूकोज होती है। उसी तरीके से ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव होता है जिसको हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, इसे NAG भी लिखते हैं, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जो होता है इसके पॉलीमराइजेशन से काइटिन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। और इसी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जो होती है ग्लूकोज की वो अमीन ग्रुप से क्या कर दी जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है, ठीक है। और ग्लूकोज, इसके कारण काइटिन क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है, इट इज़ नॉट अ हेट्रोपॉलीमर। क्या इसके अंदर एक ही तरीके की मोनोमर यूनिट होती है, एक से ज़्यादा तरीके की यूनिट्स नहीं होती हैं। तो जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। बाकी भी देख लेते हैं। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर्थ्रोपोड एंड फंगल सेल वॉल, सही है। इंसेक्ट्स के अंदर एक्सोस्केलेटन के तौर पे पाया जाता है और फंगल सेल वॉल में होता है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो मिलने वाले बायोमोलिक्यूल है इस अर्थ पर वो होता है सेलुलोज, और सेकेंड हाईएस्ट क्वांटिटी जो होती है वो किसकी होती है, काइटिन की होती है। तो 738 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ए दिया हुआ है, इसे सही करेंगे, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन पॉलीसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये तीनों ही क्या होते हैं आपके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोमर है, यानी कि सिंगल यूनिट है, और लैक्टोज जो है वो क्या है, डाइसैकेराइड है, ठीक है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये तीनों ही क्या है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, जिसमें से कि स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है इन दोनों की यूनिट जो है वो कौन सी होती है, मोनोमर यूनिट होती है अल्फा ग्लूकोज, और सेल्यूलोज की मोनोमर यूनिट क्या होते हैं, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। और बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सुक्रोज जो है वो बना होता है, करेक्ट ऑप्शन तो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में ये जो तीनों है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड है। सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड होता है, इसे इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, ये बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। और माल्टोज जो होता है ये ग्लूकोज की 2 यूनिट्स के मिलने से बनता है, ये भी कैसा है, डाइसैकेराइड है। तो तीनों पॉलीसैकेराइड का ग्रुप कौन सा हो जाएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन इन अ जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड रिजाइड्स इन द, ठीक है, कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि कैसे कैसे प्रोटीन बनेंगे, इट रिजाइड्स इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ATGC का जो सीक्वेंस होता है DNA के अंदर, उसी सीक्वेंस के बेस पर क्या बनते हैं, कोडॉन्स बनते हैं, और कोडॉन्स के बेसिस पर ही क्या लगाया जाता है, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो प्रोटीन्स कैसे बनेंगे, न्यूक्लिक एसिड से कैसे काम करेगा, यहाँ ये रीज़न मेनली किस पे डिपेंड करता है कि ATGC जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है। न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के हो सकते हैं, 4 ही हैं, एक के अंदर 4 ही टाइप के होते हैं, DNA के अंदर A, T, G एंड C।
तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर, उनका सीक्वेंस क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मैंशनड अगेंस्ट इट। ठीक है, तो हमने इसमें के बारे में पहले भी बात की थी। प्यूरिन्स जो होते हैं वो क्या होता है, ग्वानिन एंड एडेनिन होते हैं, और पिरिमिडिन्स जो होते हैं वो क्या होता है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ठीक है, तो अब हमें रॉन्गली मैच देखना है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सही है, यूरेसिल, साइटोसिन, पिरिमिडिन सही है, थाइमिडिन सही है। तो देखिए जो गलत है वो कौन सा है हमारा, एडेनिन और थाइमिन आर नॉट प्यूरिन्स। ठीक है, एडेनिन प्यूरिन है और थाइमिन क्या है, पिरिमिडिन है। तो 741 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ। अगर हम ह्यूमन हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो एडल्ट ह्यूमंस का 98 से 99% हीमोग्लोबिन जो है वो कौन सा होता है, अल्फा 2 बीटा 2 टाइप, यानी कि इसके अंदर 4 सब यूनिट्स होती हैं टोटल, जिनमें से 2 अल्फा सब यूनिट होती हैं और 2 क्या होती हैं, बीटा सब यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन क्या होता है, इट इज़ अ टेट्रामर, क्योंकि टोटल कितनी सब यूनिट हो गई, 4, इसलिए कैसा होता है, टेट्रामर होता है। लेकिन चारों सब यूनिट अलग अलग नहीं होती है, डिफरेंस कितनी होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज़ अ टेट्रामर ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट्स। हीमोग्लोबिन जो है टेट्रामर होता है, ये प्रोटीन जो है टेट्रामर प्रोटीन होता है ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ शुगर इन अ न्यूक्लिक एसिड इज। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड, एस्टर एंड नन ऑफ द अबव। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, और एक शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो 2 फॉस्फेट से बॉन्ड बनाता है, 3 शुगर का, 3rd मॉलिक्यूल अलग फॉस्फेट से बॉन्ड बनाता है और 5th मॉलिक्यूल अलग से, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन में होते हैं अमाइनो एसिड्स के बीच में। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स आपस में जोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स आपस में अटैच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से होता है। एस्टर बॉन्ड जो होता है वो मिलता है फॉस्फेट और शुगर के बीच में, डीएनए और आरएनए के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम डिपेंड्स अपॉन। व्हाट इज टर्नओवर नंबर? टर्नओवर नंबर होता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है एंजाइम का, सिंगल मॉलिक्यूल 1 मिनट के अंदर कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, विद इन 1 मिनट सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इज केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हाउ मैनी नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, उसे उसका क्या कहता है, टर्नओवर नंबर। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एक्टिव साइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एंजाइम। तो टर्नओवर नंबर जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्टिव साइट्स की नंबर के ऊपर, कि कितनी एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है। क्योंकि काम भी कैसे करता है एंजाइम, एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट के जुड़ने से ही सबस्ट्रेट का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्क कंटिन्यूसली सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू ईच, और ये होएगा टू रीच। एक्चुअली यहाँ पे ईच नहीं होगा, इट विल बी टू रीच। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। तो ये होते हैं स्टेडी स्टेट में होते हैं। इनके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक ऑलमोस्ट फिक्स नंबर में रहते हैं कि इतने क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट रहेगा, मेनली लगभग इतनी क्वांटिटी में प्रोटीन। तो ये एक स्टेडी स्टेट मेंटेन करके रखते हैं इन केस ऑफ, अगर हम बात करें बायोमॉलिक्यूल्स के केस में। और हमें यहाँ पे थोड़े से थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स देखने होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कि जो सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर होता है उसका वर्क परफॉर्मेंस नहीं होता है, कि उसका वर्क आउटपुट क्या होता है, 0। तो क्योंकि ह्यूमंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमेशा वर्क करते रहते हैं,
तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम को कभी भी रीच नहीं कर सकते, ये कभी भी इक्विलिब्रियम को गेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लिविंग बीइंग जो होते हैं नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पर होते हैं, स्टेडी स्टेट पर होते हैं, लेकिन दे कैन नेवर रीच टू इक्विलिब्रियम स्टेट। क्यों? क्योंकि ये क्या करते रहते हैं, वर्क करने की कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे वर्क आउटपुट क्या होता है, ज़ीरो। उस सिस्टम के द्वारा वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय दैट सिस्टम इज़ ज़ीरो। तो इनका वर्क डन कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम स्टेट को कभी भी रीच नहीं कर सकते, कभी भी अटेन नहीं कर सकते। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंजाइम। कौन सा एक एंजाइम का करेक्टर नहीं है? दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक इन नेचर, येस एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ये भी सही है। दे आर यूज्ड अप इन द रिएक्शंस, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। और एंजाइम्स और कैटलिस्ट दोनों की डेफिनेशन यही है कि ये जैसे रिएक्शन की शुरुआत में होते हैं, रिएक्शन के बाद में वैसे के वैसे मिल जाते हैं, ये एक रिएक्शन में काम में नहीं आते, यूज़ नहीं होते। स्पीड अप रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो एंजाइम का करेक्टर नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दिस स्टेटमेंट इज नाउ मॉडिफाइड बिकॉज एन एपरेंट एक्सेप्शन टू दिस बायोलॉजिकल ट्रुथ इज, ठीक है। किसके डिस्कवरी के बाद में ये जो ट्रुथ है इसके ऊपर मॉडिफिकेशन आ गया? एरिल सल्फेट, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, राइबोजाइम, नाइट्रोरिडक्टेज एंजाइम। इसमें से ये दो तो एंजाइम ही है, लेकिन राइबोजाइम्स की अगर हम बात करते हैं, राइबोजाइम्स क्या है, आरएनए के कुछ पीसेस होते हैं या एक आरएनए है जो कि खुद ही क्या करता है, कैटलिस्ट के तौर पे भी काम में आता है। ये आरएनए के अंदर ही कोवेलेंट बॉन्ड के बनाने और उसको ब्रेक करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और वहाँ पर एक बायोकैटलिस्ट की तरह, एक एंजाइम की तरह क्या करता है, काम करता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, राइबोजाइम, आरएनए एंजाइम। तो ठीक है, ये एंजाइम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं। इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स अभी तक खोजे गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, वो सारे किसके होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। अगर हम एंजाइमेटिक रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ता है। एक्टिव साइट पर जुड़ने के बाद में ये एक इंटरमीडिएट स्टेज इसकी आती है, ठीक है। वो इंटरमीडिएट स्टेज बहुत कम टाइम के लिए रहती है, अनस्टेबल होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है, और फिर इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट भी कहा जाता है, जिसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है इस इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए। और एंजाइम्स जो है उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ये बनती है ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। और जो बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कैसी होती है, परमानेंट बट अनस्टेबल, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, परमानेंट एंड स्टेबल, ट्रांजिएंट बट स्टेबल। तो ये बहुत ही नैनो सेकेंड्स के लिए बनती है और हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है। इट इज़ ट्रांजिएंट एंड इट इज़ हाईली अनस्टेबल, ठीक है। इतनी ज़्यादा अनस्टेबल होती है कि उसका आप फ्रीली उसको चेक नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vitamin serves as a coenzyme in the transamination and decarboxylation of amino acid metabolism? अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शंस होती हैं, उसका ट्रांसअमीनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ट्रांसअमीनेशन का मतलब ये हो जाता है कि एमीन ग्रुप को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के ऊपर ट्रांसफ़र करना। डीकार्बोलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों के लिए जो कोएंजाइम का काम करता है, वो विटामिन जो काम करता है एज ए कोएंजाइम इज विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 या इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, जो ट्रांसअमीनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है उसके साथ में कोएंजाइम के तौर पे क्या करता है, काम में आता है।
पायरिडॉक्सिन, या इसे क्या कह सकते हैं, विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम इज एंजाइम whose cofactor is RNA, RNA with enzymatic activity, enzyme by which RNA is formed, or conjugated protein having ribose sugar। तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं? राइबोजाइम्स आर बेसिकली RNAs जिनके अंदर क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो था। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, एंड हमारे वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।